तो पानी के अंदर सिर्फ H2O, 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 H2O ऐसे ही कण पाए जाएंगे। तो मिश्रण वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से प्राप्त होता है। तो एक विलयन के अंदर उपस्थित विलय की मात्रा को हम बोला करते हैं सांद्रता। फिर वही बात करें, परागकण पानी की सतह पर इसलिए चलते हैं क्योंकि वे लगातार जल के तेजी से गति से चलने वाले कणों से क्या होते हैं, टकराते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस देश के सबसे ज्यादा प्यार पाने वाले एजुकेशन प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। 9th के बच्चे हो, नन्हे मुन्ने बच्चे हो, मुझे पता है भाई साहब, और तुम लोगों ने आई होप पहला चैप्टर जरूर देख लिया होगा। पहला चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ, जहां पर हमने बात करी थी पदार्थ के भौतिक वर्गीकरण की। भौतिक मतलब मास्टर, जैसे ठोस, द्रव, गैस, इन सभी के बारे में अच्छे से चर्चा करी थी। इनमें अंतर परिवर्तन या अंतः परिवर्तन के बारे में भी बहुत अच्छे से चर्चा करी थी। टेंशन मत लो, आज हम बात करने वाले हैं रासायनिक वर्गीकरण, मतलब पदार्थ शुद्ध है, शुद्ध किस प्रकार का होता है, अशुद्ध किस प्रकार का होता है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। बहुत इजी है, ठीक है। तो इस चैप्टर का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? अगर है तो हाँ, नहीं है तो ना। मतलब इसी के बेसिस पर हम क्या करने वाले हैं, उनका वर्गीकरण करने वाले हैं। तो मैं हूं पंकज बोरासी और आज बढ़िया तरीके से इस चैप्टर को वन शॉट के अंदर हम पूरा की पूरा क्या करने वाले हैं, खत्म करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले टॉपिक्स टू बी कवर्ड में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के अंदर बेसिकली पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण के बारे में बताया गया है। रासायनिक वर्गीकरण क्या होता है? आंतरिक वर्गीकरण के पदार्थ शुद्ध है या अशुद्ध है। अगर पदार्थ शुद्ध है तो उसको हम तत्व के रूप में देखा करते हैं, और अगर अशुद्ध है तो उसे हम मिश्रण के रूप में देखा करते हैं, तो इसी के बारे में ये पूरा चैप्टर है, जिसके बारे में हम क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। चलो, तो सर अगर हम बात करें पदार्थ के रासायनिक वर्गीकरण की बात करें तो पदार्थ दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला होता है शुद्ध पदार्थ। क्या होता है? शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ क्या होता है? जिसमें एक ही प्रकार के कण पाए जाते हैं, है ना, एक ही प्रकार के कण पाए जाते हैं, ठीक है, परमाणु नहीं, सिर्फ कण। जैसे अगर मैं बात करूं, पानी है मेरे पास, H2O, है ना, पानी का सूत्र क्या होता है? H2O। तो पानी के अंदर सिर्फ H2O, 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 H2O ऐसे ही कण पाए जाएंगे। ऑक्सीजन एक है, तो ऑक्सीजन परमाणु, ऑक्सीजन तत्व है, तो उसके अंदर सिर्फ O ही परमाणु पाए जाएंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है तत्व, जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं, जैसे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन का अगर तुम एक वो भी लोगे ना, एक सैंपल लोगे, तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन ही परमाणु मिलेंगे और दूसरा कोई नहीं मिलेगा। वही बात कर लें जल की, तो जल में अगर हम बात करें, जल का सूत्र होता है H2O। क्या होता है? H2O। अब H2O के बारे में हमेशा याद रखना, है ना, कि भैया इसमें दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं। अब इसके लिए बहुत प्यारी लाइन है ना, जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करें H2O, तो इसके अंदर तो होते हैं बहुत, अगर हम बात करें दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु, लेकिन इसके लिए एक बहुत बढ़िया लाइन है, जिनमें 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 भारानुसार निश्चित अनुपात होता है। निश्चित, ठीक है, निश्चित अनुपात होता है। क्या लिख रहा हूं? अनुपात। यही लिख दे रहा हूं बेटा, थोड़ा स्पेस कम हो गया था। अनुपात होता है। अब उदाहरण के लिए मेरे पास कौन है? मेरे पास है H2O मतलब वाटर, है ना। मेरे पास उदाहरण के लिए क्या है? H2O मतलब वाटर। अब मैं तुमको एक टर्म बताऊंगा जो तुम लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। वो क्या होती है कि भाई हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? वो होता है हमारा कितना? एक। कितना होता है बेटा? एक होता है। वही बात कर ले, ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 16। कितना होता है? 16। अब यहाँ हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना बताया मैंने? हाइड्रोजन का सर 1 होता है, और ऑक्सीजन का जो होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। अब मुझे बस इतना बताओ, ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं? सर 1 है, तो मैं यहाँ 16 लिख लेता हूँ। और हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ हाइड्रोजन सर 2 हैं, तो 1 का 1, 2 का 2, तो 2 अनुपात 16 को जब सिंप्लीफाई करोगे, है ना, अनुपात निकालोगे, तो 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। तो भैया दुनिया का कोई भी पानी लेकर आओगे ना, उसके अंदर जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में अनुपात होगा वो कितना होगा? 1:8 होगा। क्या होगा? 1:8 होगा। तो ये चीज जो है वो तुम लोगों को मैंने बताई, अच्छे से क्लियर होना चाहिए। चलो आ जाओ, इधर बात करते हैं समांगी मिश्रण की, मतलब मिश्रण की, या अशुद्ध पदार्थ की। अशुद्ध पदार्थ को हम क्या बोला करते हैं? मिश्रण कहा करते हैं। क्या कहा करते हैं? मिश्रण। तो सर मिश्रण क्या होता है? कोई भी दो चीज लो और ऐसे मिक्स कर दो, है ना, नमकीन बना दिया, ठीक है, यह मिश्रण है भैया, ठीक है। पानी में नमक मिला दिया, मिश्रण है। मतलब अच्छा एक बात बताओ, जैसे मेरे पास फॉर एग्जांपल मेरे पास ये रहा पानी, ठीक है। अब इस पानी को मैंने बोला यौगिक है, क्यों? क्योंकि इसमें H2O है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में भारानुसार निश्चित अनुपात है, दैट इज, अगर मैं बात करूं 1:8, 1:8। अब इसको तुम देखो, ये जो पानी है हमारे पास, है ना, इस पानी के अंदर मैंने नमक डाल दिया, बताओ क्या बना? नमक का पानी। थोड़ा और नमक डाल दिया तो क्या बना? नमक का पानी। और नमक डाल दिया तो भी क्या बना? नमक का पानी। मतलब मैं कितना ही नमक लूं, कितना ही पानी लूं, जिसमें कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो इसमें भी क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ होते हैं जिनको किसी भी अनुपात में हमने जोड़ दिया है, किसी भी अनुपात में जोड़ दिया है, तो उसके कारण जो चीज प्राप्त हुई उसको हमने बोल दिया मिश्रण। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समांगी मिश्रण, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस समांगी मिश्रण को हम बोला करते हैं विलयन, इसी को हम क्या बोला करते हैं, विलयन कहा करते हैं। बहुत सिंपल सी कहानी है कि जो समांगी मिश्रण होता है, जैसे कि भैया तुम लोगों ने किसी दोनों चीज को मिक्स करा और वो एक समान रूप से वितरित हुआ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक गिलास पानी था, मैंने एक चम्मच नमक डाला, घोल दिया, अब मैंने इस तरफ से एक चम्मच से नमक के पानी को टेस्ट करा, इस तरफ से टेस्ट करा, दोनों तरफ सेम आया। क्यों? क्योंकि नमक के कण समान रूप से वितरित हो गए। तो जहां पर एक समान कणों का एक समान वितरण होता है उसको हम बोलते हैं समांगी मिश्रण। और जहां एक समान वितरण नहीं होता, मतलब तेल में पानी मिला दिया भैया, है ना, तेल में क्या मिला दिया, पानी मिला दिया, पानी में तेल मिला दिया, ठीक है, मिट्टी वाला पानी हो गया, तो ये क्या है, बेसिकली इनमें असमान वितरण है, कहीं मिट्टी ज्यादा, कहीं मिट्टी कम, कहीं तेल ज्यादा, कहीं तेल कम। इस तरीके की कहानी हमें तुम्हें देखने को मिल जाएगी। ये विषवांगी मिश्रण होता है जहां पर असमान वितरण देखने को मिलता है। ये भी दो प्रकार के होते हैं, कोलाइडी और निलंबन, जिनके बारे में अपन डीप में चर्चा करने वाले हैं, टेंशन मतलब। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। तो सर सबसे पहले हमने बात करी, आपने जैसे तत्व के बारे में बताया, ठीक है, तो अब मान लो हमारे पास पपलू है, अब पपलू ठोके जा रहा है, टिक 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 टिक, तो उसने लोहे को ठोकते गया ठोकते गया ठोकते गया ठोकते गया। तो भैया लोहे की छड़ों पर हथौड़ा चलाने पर आपको सभी लोहे के कण मिल जाएंगे, अतः तत्व एक ही प्रकार के पदार्थ से बना है, एक ही प्रकार के परमाणु से बना है। मतलब तुम लोहे को तुम तोड़ते जाओगे ना, तोड़ते जाओगे तो आखिरी में जो कण मिलेगा ना, वो भी क्या मिलेगा, एक परमाणु मिलेगा, और वो किसका होगा, लोहे का होगा। लोहे के अंदर सिर्फ लोहे के परमाणु होंगे और दूसरे कुछ नहीं होंगे, उसको हम बोलते हैं तत्व। तो पदार्थ का वह तत्व वह पदार्थ होता है जो केवल एक ही प्रकार के परमाणु से बने पदार्थ से बना होता है, उसे तत्व कहते हैं, है ना। जैसे कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, हाइड्रोजन हो गया आदि। बहुत बढ़िया। अब ये तीन प्रकार के होते हैं तत्व, जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से मास्टर? एक होता है धातु, दूसरा होता है अधातु, तीसरा होता है उपधातु। एक धातु, दूसरा अधातु और तीसरा होता है उपधातु। धातु क्या होता है मैं तुम्हें बहुत अच्छे से बता दूं, ध्यान से सुनो। अब धातु के ये गुण हो गए। धातु ज्यादातर क्या होते हैं भैया, चमकदार होते हैं। धातु कैसी होती है, चमकदार होती है। तुम लोगों ने देखा होगा उनकी सरफेस कैसी होती है, शाइनी होती है, चमकदार होती है। धातुएं सोनोरस होती है, चमकदार तो समझ गए है ना, लस्ट्रस जिसको कहा जाता है। सोनोरस का मतलब होता है कि ठोकोगे पीटोगे तो आवाज आएगी, है ना, मतलब इनके ठोकने पीटने पर आवाज आती है ना। सोनोरस का मतलब क्या होता है, ठोकने पर या किसी ठोस सतह पर टकराने पर, किसी ठोस सतह से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करते हैं, पर ध्वनि उत्पन्न कर दे। मतलब जैसे मंदिर का घंटा हो गया भाई, है ना, स्कूल की घंटी हो गई, तो वो क्या होती है, वो धातु की बनी होती है। क्यों बनी होती है? क्योंकि वो सोनोरस होती है। क्योंकि जब वो उसके ऊपर से किसी ठोस सतह से टकराया जाता है तो वो क्या करता है भैया, अगर बात करें ध्वनि उत्पन्न करता है। अगले की बात कर लो, अगले की बहुत प्यारी सी कहानी है कि ये धातु डक्टाइल होती है। डक्टाइल मतलब तन्य होती है। तन्य मतलब लगभग अगर बात करें इनके लंबे वायर बना सकते हैं, लंबा तार बना सकते हो, तुम लोग खींच कर लंबा तार बना सकते हो। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 ग्राम जो सोना होता है ना, 1 ग्राम अगर मैं सोना ले लूं, गोल्ड ले लूं, ठीक है, तो तुम्हें पता है उससे कितना लंबा वायर बना सकते हैं, 2 किलोमीटर लंबा वायर, लंबा तार बनाया जा सकता है, 2 किलोमीटर लंबा तार। तो धातुएं क्या होती है भैया, तन्य होती है ना। इनके लंबे लंबे वायर बना सकते हैं ना। तुमने देखा होगा कॉपर वगैरह के तो वायर बनते हैं भैया, कॉपर की वाइंडिंग होती है, एल्यूमिनियम की होती है, इस तरीके से तुमने तार देखे होंगे। धातुएं लचीली होती है। लचीली का मतलब क्या होता है, मैलिएबल जिसको बोला करते हैं, मतलब ठोक पीट कर, है ना। इसको आघात वर्धनीय भी कह सकते हो तुम लोग, है ना, इसको इसी को अपन आघात वर्धनीय भी कह सकते हैं। आघात वर्धनीय मतलब सर अगर इनको तुम ठोकोगे पीटोगे तो ये पतली चादर में कन्वर्ट हो जाओगे। आघात वर्धनीयता होती है इनके अंदर, मतलब ठोकने पीटने पर, क्या बोल रहा हूं मैं, ठोकने पीटने पर पतली चादर में परिवर्तित हो जाते हैं, चादर में परिवर्तित हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। ठोकने पीटने पर पतली चादर में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। धातु है मतलब गर्मी, गर्मी को तुम बोल सकते हो ऊष्मा, है ना, गर्मी को हम बोल सकते हैं ऊष्मा, ठीक है। और बिजली, बिजली को तुम बोल सकते हो विद्युत। इन दोनों की क्या होती है, सुचालक होती है। यही तो कारण है कि हम लोग क्या करते हैं भैया, यही तो कारण है हम लोग इन्हीं के वायर्स वगैरह बनाए जा सकते हैं, बर्तन वगैरह भी इन्हीं के बना करते हैं, तो जिनके बारे में मैंने बता दिया। धातुएं कठोर होती है, उदाहरण लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम। ठीक है, बहुत अच्छे से पता होना चाहिए था। चलो आगे की बात करते हैं। अधातु, अच्छा अब ध्यान से सुनो,
मजबूत और उच्च तन्यता ताकत होती है, जैसे लोहे धातु का उपयोग पुलों के निर्माण में किया जाता है ना, रेलवे लाइन वगैरह में किया जाता है, इनके उपयोग समझते हैं। धातु आमतौर तौर पर कमरे के तापमान पर ठोस होती है, इसका एक अपवाद है। अपवाद मतलब एक ऐसी धातु जो द्रव होती है, वो है हमारी मरकरी। मरकरी मतलब पारा, पारा मतलब थर्मामीटर में देखा तुमने एक दार, अगर मैं बात करूं तो ये पारा जो होता है वो कैसा होता है, द्रव होता है। कैसा होता है, द्रव होता है, बहुत अच्छे से पता। धातुएं उच्च घनत्व वाली होती है, इनका छोटा सा भी टुकड़ा बहुत ज्यादा भारी होता है, ठीक है, इनका छोटा सा भी टुकड़ा क्या होता है, बहुत ज्यादा भारी होता है। तो एक काम करा करो मस्त तरीके से, इसको तुम लोग क्या कर लिया करो, बेसिकली नोट कर लिया करो, तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता हो जाएगा। नोट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जब तक नोट्स नहीं बनाओगे तब तक मजा नहीं आएगा, ठीक है, पक्का, बहुत शानदार। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। चल अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं अधातु। तो अधातु क्या होती है, गैर चमकदार होती है। अपवाद आयोडीन, आयोडीन में चमक होती है, बाकी सब अधातु गैर चमकदार होती है। अधातु है गैर ध्वनि रहित होती है, मतलब ठोकोगे पीटोगे इनकी भैया कोई आवाज नहीं आएगी, है ना। धातु है गैर तन्य होती है, लचीली भी नहीं होती, मतलब इनको ठोकोगे पीटोगे चूर चूर हो जाएगी। कोयले का एग्जाम्पल सोचो, धातु के एग्जाम्पल में लोहा का एग्जाम्पल दो, चमकदार होता है ना, इसको ठोकते पीटते तो भैया आवाज आती है, अच्छे से टन करके आवाज आती है। और क्या बोल सकते हो भैया, चमकदार होने के साथ। शुद्ध लोहे की बात कर रहा हूं, जंग लगा लो वाले आए हैं मास्टर, हाँ अरे भाई साहब, जंग लगा लो वाले आए, चमक ही नहीं है, ठीक है। ये गैर तन्य होती है ना, मतलब ये भंगुर होती है। टू बी ऑनेस्ट ये कैसी होती है, भंगुर होती है। भंगुर का मतलब क्या होता है, भंगुर का मतलब होता है ठोकने पीटने पर, क्या होता है, ठोकने पीटने पर, पीटने पर चूर चूर हो जाती है, चूर चूर हो जाती है। बहुत बढ़िया। अधातुएं ताप और विद्युत की क्या होती है, कुचालक होती है, लेकिन इसका अपवाद है, ग्रेफाइट सुचालक है। अपवाद क्या है, ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है, वैसे कार्बन का एक रूप है, ग्रेफाइट जो है ना, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक है, ठीक है। ग्रेफाइट जो है वो क्या है, विद्युत का सुचालक है। अधातुएं सामान्यतः मुलायम होती हैं, क्या होती है, मुलायम होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं, एक हीरा करके है, हमारा जो हीरा है, अपवाद की बता रहा हूं, अपवाद मतलब जो इस स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करता, बाकी सब मुलायम है, लेकिन जो हमारा हीरा एक ऐसी अधातु है ना, अपवाद जो है हमारा हीरा, वो क्या है भैया, बहुत ज्यादा कठोर है, बहुत ज्यादा कठोर है ना। तो इनकी चीजों के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना बढ़िया तरीके से। चलो आगे बढ़ते हैं, अधातुओं की बात करते हैं। अधातुएं कम तन्यता शक्ति वाली होती है, मतलब इनके तुम लंबे वायर नहीं बना सकते। अधातुएं कमरे के तापमान पर, अधातु ठोस भी हो सकती है, तरल भी हो सकती है, गैस हो सकती है, लेकिन हमारी जो धातुएं थी वो क्या रहती थी, हमेशा ठोस रहती थी। अधातुएं निम्न गलनांक क्वथनांक वाले होती है, ठीक है। अधातुएं निम्न घनत्व वाली होती है, ठीक है, इनका सब कुछ कम होता है भैया, इनका सब कुछ क्या होता है, कम ही होता है ना। बहुत बढ़िया, चलो बहुत शानदार, जिनके बारे में मैंने तुम लोगों को बता दिया। अच्छा, उपधातु क्या होती है, जिनमें धातु और अधातुओं के समान गुण होते हैं, मतलब उनके बीच के गुण हुआ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास आर्सेनिक हो गई, है ना, आर्सेनिक हुआ करता है भैया, तो एक आर्सेनिक हो गया हमारे पास, एक सिलिकॉन हो गया, और एक हमारा जर्मेनियम हो गया। क्या हो गया, जर्मेनियम हो गया। तो इन तीनों को उपधातु बोलते हैं। इनका ज्यादातर चिप्स वगैरह में यूज किया जाता है, चिप्स वगैरह, मोबाइल वगैरह, खाने का नहीं है, हाँ अरे खाने का नहीं है ना, खाने का नहीं है बेटा, किसका है, मोबाइल वगैरह में तुम लोगों ने देखा होगा चिप्स वगैरह आती है, उनमें इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। चल, तो यौगिक के बारे में अब थोड़ी सी अपन चर्चा करते हैं, क्या होते हैं यौगिक, है ना, जिनके बारे में अपन क्या करते हैं, चर्चा करते हैं थोड़ी बहुत, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यौगिक के बारे में अगर मैं थोड़ी सी चर्चा करूं, तो यौगिक क्या होते हैं, दो या दो से अधिक तत्वों के योग से एक भार अनुसार निश्चित अनुपात में रासायनिक प्रक्रिया द्वारा पदार्थ को यौगिक कहते हैं। जैसे जल, नमक, मैं तुम लोगों को एग्जांपल बताता हूं, जैसे उदाहरण हम बात करेंगे, तो उदाहरण के लिए मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूं, दैट इज H2O। H2O को अपन क्या बोला करते हैं, जल। और एक मैं ले रहा हूं CO2। CO2 क्या होती है भैया, कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड। बढ़िया तरीके से इन दोनों के बारे में अपन क्या करने वाले, कवर करने वाले। आ जाओ, अब अगर मैं H2O की बात करूं, तो H2O के अंदर कौन है सर, एक है हाइड्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन। इसके अंदर कौन है सर, कार्बन है, और इसके अंदर है ऑक्सीजन। इनके बीच में हमें एक अनुपात निकालना है, मैं तुम्हें सबका बता देता हूं। कार्बन का 12 होता है,
हाइड्रोजन का कितना होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है 16। चलो इनके बीच में अनुपात निकालते हैं। हाइड्रोजन कितने हैं 2, 1 का 1 होता तो 2 का कितना हो जाएगा 2। ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 16। तो 2:16 को जब सिंप्लीफाई करोगे कितना आ जाएगा 1:8। कैसे करा, 2 से काट दो, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। बहुत शानदार। इसको देखो भैया, कार्बन का कितना बताया मैंने 12 बताया। परमाणु भार बोल रहा हूं, परमाणु क्रमांक नहीं भार, ठीक है। और फिर अनुपात 12 अनुपात ऑक्सीजन कितना होता है 16। चलो काट देते हैं, चलो काट देते हैं। तो भैया 2 छिंग 12, 2 अट्ठ सॉरी इसमें 2 ऑक्सीजन थे ना, तो अपने को 32 लिखना पड़ेगा। ए घोर अपराध कर दिया रे मास्टर ने। ले भाई अभी कमेंट आ जाती, मास्टर ने गलती कर दी। चलो तो इसको काटते हैं अपन, तो जस्ट इसका आधा कर दो, है ना। तो क्या हो जाएगा 2 छिंग 12, 2 से काटने पर इसको 2 से काटोगे तो आ जाएगा आंसर 16। बहुत बढ़िया। फिर 2 से काट दो, है ना, 2 तिया 6, बहुत बढ़िया। और 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 3:8। तो इसका मतलब क्या है, ये 1:8 है। इसका मतलब क्या है, इनके बीच में एक भार अनुसार निश्चित अनुपात है। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिलाकर ही जल बनाएंगे। अगर इसके अलावा तुमने कोई खिलवाड़ कर दिया, अगर ये अनुपात नहीं आ रहा है, मतलब वो जल नहीं कुछ और है। दुनिया का कोई भी जल ले आओ, उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में जो अनुपात होगा वो 1:8 होगा। वही बात कर ली कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो अनुपात आएगा वो आएगा 3:8। अगर ये नहीं है तो वो कुछ और है, अगर ये नहीं है तो वो कुछ और है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यौगिक के बारे में हमने जो डिस्कशन किया, आई होप सारी चीजें तुम लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से कवर कर ली होगी। ठीक है, बढ़िया। अब हम मिश्रण की बात करते हैं। मिश्रण क्या होता है ना, मिश्रण क्या होता है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो मिश्रण वह पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से प्राप्त होता है। नमकीन के अंदर तुम देखते हो कि सेव कितने हैं, बीजे कितने हैं, गाठिया कितनी है ना, इसके अंदर जो लाई है ना, परमल कितने हैं, ठीक है, धनिया वगैरह इसके अंदर डाली गई है, ये तुम देखते हो भैया। मसाला कितना डाला है देखते हो क्या, मतलब अंदाजा। मास्टर नमक तेज कर दिया, हाँ अरे यौगिक है भैया, हाँ नमक थोड़ा ज्यादा हो जाता तो दिक्कत है, खाने की चीज कर दी मास्टर। तो ऐसा नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं। तो भैया वह पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के किसी भी अनुपात में, कितना ही ले लो भैया, नमक के पानी में कितना नमक कितना पानी हमें नहीं पता, वो मिश्रण है। तो ऐसे मिश्रण मतलब ऐसे पदार्थ को हम बोला करते हैं यौगिक, है ना। क्या बोलते हैं, मिश्रण कहा करते हैं। क्या कहते हैं, मिश्रण कहा करते हैं। तो वह पदार्थ है ना जिसमें भैया उसके अवयवी घटक किसी भी अनुपात में होते हैं भार अनुसार, उसको हम बोला करते हैं क्या, मिश्रण। क्या बोला करते हैं, मिश्रण। चल बहुत बढ़िया। अब मिश्रण अगर मैं बात करूं, इसकी कहानी के बारे में हम थोड़े से डिस्कस करने के अगर हम बात करें, प्रयास करें, तो हम इसको थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं और इसके प्रकार के बारे में अपन बात करते हैं। अब मिश्रण जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। जैसे मैंने बताया था समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होता है, समांगी मिश्रण वह मिश्रण है जिसमें घटक पूरे मिश्रण में समान रूप से मिश्रित होते हैं। एक समान वितरण, कहीं ज्यादा कहीं कम नहीं, एक समान जहां वितरण हमें देखने को मिल जाए वो क्या कहलाता है, समांगी मिश्रण। ठीक है, तो जैसे जल और नमक का मिश्रण तुम देखोगे कि भैया बिल्कुल बराबर बराबर हो जाए। अगला जल और अल्कोहल का मिश्रण हाँ क्या है भैया, जल और अल्कोहल का मिश्रण। ठीक है सर पढ़ने में भी शराब आ चुकी है, पढ़ने के अंदर भी क्या आ चुकी है, शराब आ चुकी है। तो ये चीज को थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। हाँ, अल्कोहल और पानी का जो मिश्रण होता है वो क्या कहलाता है, समांगी मिश्रण, क्योंकि वहां पर एक समान रूप से वो वितरित हो जाती है। ऐसा नहीं शराब ऊपर ज्यादा है, कहीं शराब नीचे कम है। ठीक है, फिर वही बात कर ले जल और नमक का मिश्रण। जब जल के अंदर नमक घुलता है, जब जल के अंदर नमक घुलता है तो हम ये देखते हैं कि भैया वहां पर भी एक समान वितरण हमें देखने को मिला है, हमें एक समान वितरण देखने को मिला है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चल आगे की बात करते हैं। समांगी मिश्रण को ही हम विलयन कहा करते हैं, आगे चल के उसके बारे में ही चर्चा करेंगे। मतलब समांगी मिश्रण का एक और नाम क्या है, उसका नाम है विलयन। क्या है, विलयन, विलन नहीं विलयन, है ना। अंग्रेजी में सॉल्यूशन कहा करते हैं। क्या कहा करते हैं, सॉल्यूशन कहा करते हैं। इसके बारे में बहुत अच्छी चीजों के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं, टेंशन मत लो। आ जाओ अगले की बात करते हैं, विषमांगी मिश्रण। भैया अच्छे से मिश्रित होते ही नहीं है, यही चीज। तो विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण है जिसमें घटक पूरे मिश्रण में ठीक मतलब समान रूप से मिश्रित नहीं होते, मतलब असमान वितरण होता। जैसे मिट्टी और प्लस पानी, मिट्टी ले लो, है ना, मिट्टी वाला जल, मिट्टी प्लस जल ले लो, ठीक है भाई। तेल प्लस पानी ले लो, तेल प्लस जल ले लो। तो ये क्या है, बेसिकली असमान वितरण है। तेल ज्यादा कहीं कहीं तेल कम, तेल ऊपर तैर रहा है पानी नीचे है,
है ना। तो ऐसे मिश्रण को जहां पर असमान वितरण होता है उसको हम बोला करते हैं क्या, विषमांगी मिश्रण। अब ये दो प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, कणों के आधार पर हम बात करेंगे। तो एक होता है हमारा निलंबन, ठीक है, क्या होता है, एक होता है हमारा निलंबन और दूसरा होता है हमारा कोलाइडी विलयन। हाँ, जो मतलब नॉर्मल विलयन जैसा दिखता है लेकिन होता विषमांगी मिश्रण है, तो कोलाइडी विलयन होता है। इन दोनों के बारे में अपन क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले, क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले। तो देर किस बात की, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सर विलयन के बारे में हम बात करते हैं। तो विलयन क्या होता है भैया, दो या दो से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विलयन कहा जाता है। समांगी मिश्रण मैंने बताया ही था। अब विलयन के अंदर है ना दो चीज होती है, जो हमारा विलयन होता है इसके अंदर क्या होता है, दो चीज होती है। विलयन जो होता है हमारा दो चीज होती है, इसको अंग्रेजी में हम सॉल्यूशन कहते हैं। इसके अंदर एक जो होता है घुलने वाला पदार्थ होता है जिसको हम बोला करते हैं विलय, जिसको घोला जाता है भैया। जैसे भैया जल और पानी में क्या हो गया हमारा, तो जल और नमक में क्या हो गया हमारा, नमक को घोला जा रहा है तो वो विलय हो गया। और दूसरा होता है हमारा विलायक, जिसके अंदर कोई चीज को घोला जाता है। किसके अंदर अपन घोलते, पानी के अंदर घोलते, तो विलायक हो गया। क्या हो गया, विलायक हो गया। बहुत बढ़िया तरीके से क्या हो गया, विलायक हो गया। अब ध्यान से सुनो, विलय जो होता है वो हमेशा याद रखना कम मात्रा में पाया जाता है, कम मात्रा में उपस्थित होता है। यह हमेशा याद रखना, कम मात्रा में उपस्थित होता है। और जो विलायक है ये क्या होता है भैया, अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। क्या होता है, अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। बढ़िया तरीके से समझते चलो। अच्छा, ऐसा हमेशा याद रखना। और एक चीज और याद रखना कि जो विलयन और विलायक है इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है भैया, कि विलयन विलायक की भौतिक अवस्था, क्या बोल रहा हूं मैं, चीख चीख कर बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लो। भौतिक अवस्था समान होती है। क्या होती है, समान होती है। मतलब विलयन एवं विलायक की जो भौतिक अवस्था है वो क्या होती है बेटा, समान होती है। क्या होती है, समान होती है। ये चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना, है ना, ये चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना तो तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना, तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर है, पक्का। हाँ, अभी अपन बताऊंगा। मतलब जैसे कि नमक और पानी है, अब नमक का पानी विलयन है, सॉल्टी वाटर क्या है, विलयन है। नमक और पानी को मिला है तो नमक का पानी विलयन हो गया। तो विलयन की अभी अवस्था कौन सी है, द्रव। तो विलायक भी कौन होगा, जो द्रव अवस्था में होगा। नमक और पानी में विलायक कौन होगा भैया, पानी होगा, क्योंकि वो द्रव अवस्था में था। ऐसा, और ज्यादातर तो ये देखा जाता है जो कम मात्रा में विलय है और जो ज्यादा मात्रा में क्या है, विलायक है। चलो सबसे पहले हम आगे की तरफ बात करते हैं, आगे की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो अब अगली जो स्लाइड कहती है वो होती है मिश्र धातु। मिश्र धातुएं भी क्या होती है, बेसिकली हमारी विलयन ही हुआ करती है ना। दो धातुओं को अपन मिक्स कर देते हैं तो मिश्र धातु बनती है। तो मैं बताऊं तुम्हें, ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता। भौतिक क्रिया मतलब ऐसा कि जैसे कि मान लो भैया पानी और नमक है, अब इन दोनों के मिश्रण को तुम्हें अलग करना, तुमने गर्म कर दिया, नमक अलग पानी अलग, सिंपल सी चीज, पानी वाष्प बन के उड़ गया, नमक वही रह गया। तो ये भौतिक प्रक्रियाएं हो गई। लेकिन मिश्र धातुओं में ऐसा नहीं है कि तुमने गर्म करा भैया तो वे दोनों अलग अलग हो जाए, है ना, दोनों धातु अलग अलग हो जाए, इनको भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है क्योंकि ये अपने घटकों के गुण को दर्शाते हैं। मतलब इन्होंने कोई नई चीज नहीं बनाई, है ना, ये यौगिक नहीं होते, पहली बात तो इसमें बता दूं। और पृथक पृथक संगठन रखते हैं। उदाहरण के लिए पीतल में क्या होता है, जिंक लगभग 30% और कॉपर लगभग 70%, कहीं 20% जिंक होता है, कहीं कॉपर 80% होता है, ठीक है, जगह जगह वैरी करता है। लेकिन मैं तुम्हें बता क्या रहा हूं कि पीतल एक मिश्र धातु है, ठीक है, जो एक समांगी मिश्रण होता है, विलयन होता है, बहुत बढ़िया तरीके से। अब देखो ध्यान से यार, एक बात बताओ, एक चीज बताओ, मैं तो मुझे तुम लोग सिंपल सी चीज बताओ, विलयन क्या होता है, समांगी मिश्रण। अब वो समांगी मिश्रण के घटक किस अवस्था में, इससे कोई चीज फर्क पड़ती है कि नहीं, बस एक समान वितरित होना चाहिए, ठीक है। तो विलयन भी है ना, एक तरीके से अगर मैं बात करूं, विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। अच्छा, एक इसका गुण है, थोड़ा सा अपन देख लेते हैं, फिर उसके बारे में बात करते हैं। विलयन के कण का व्यास क्या होता है, 1 नैनोमीटर होता है। 1 नैनोमीटर मतलब 10 की घात -9 मीटर। कितना होता है, 10 की घात -9 मीटर। मतलब 10 की घात -9 मतलब पता है 1/10 की घात 9 मीटर। अब 1/10 की घात 9 मीटर मतलब 1/10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, मतलब 1 के बटे में कितनी बड़ी संख्या है यार। कण का साइज बहुत छोटा होता है।
तो 1 नैनोमीटर से क्या होते हैं, छोटे होते हैं, इसलिए इन्हें आंखों से नहीं दे सकते, नग्न आंखों से तो बिल्कुल नहीं, आंखों से ही नहीं देख सकते, है ना। बहुत बढ़िया तरीके से अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं है, इसलिए विलयन प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। तुम देखोगे ना, नमक के पानी में अगर बात करें टॉर्च भी डालोगे या फिर लेजर लाइट डालोगे तो उसका कोई पथ नहीं दिखेगा, मतलब उसका जो पाथ है ना, जो लेजर लाइट का जो रास्ता है वो उसमें प्रदर्शित नहीं होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। छानने की विधि द्वारा इसको अलग नहीं कर सकते, छान रहे हो तो ऐसा नहीं होगा कि भैया हम नमक को अलग कर देंगे, पानी को अलग कर देंगे, छानने की विधि से नहीं अलग हो सकते, क्योंकि कणों का आकार बहुत छोटा होता है। कितना होता है, 1 नैनोमीटर से कम होता है। कितना होता है, 1 नैनोमीटर से कम होता है। ठीक है, हाँ भाई, और शांत छोड़ने पर ऐसा नहीं होता कि भाई नमक अलग पानी अलग, इस तरह की कहानी नहीं होती। अब मैं कुछ चीजें तुम लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं जिसको तुम लोगों को थोड़ा सा सोचना है। देखो, विलयन में अगर मैं बात करूं, विलयन में जो उसके घटक होते हैं उसकी भौतिक अवस्था क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है ना। कभी ठोस हो सकता है, कभी द्रव हो सकता है, कभी गैस हो सकता है। लेकिन हमें यह पता है कि विलयन और विलायक की भौतिक अवस्था क्या होती है, हमेशा समान होती है ना, हमेशा क्या होती है, समान होती है। मैं तुम लोगों को एक टेबल बताता हूं, ध्यान से सुनना। मान लो मैं बोल रहा हूं गैसीय विलयन, क्या बोल रहा हूं, गैसीय विलयन। तो गैसीय विलयन जैसे ही मैंने बोला, तुम्हारे मन में तुरंत आ जाना चाहिए कि विलायक क्या रहा होगा, विलायक गैस रहा होगा, गैस रहा होगा, गैस रहा होगा। अब इस गैस के अंदर तुम क्या क्या घोल सकते हो, मतलब विलय क्या क्या रख सकते हो, तो भैया वो गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है। अगर गैस के अंदर गैस को घोलना है तो जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण ले लो, भाई ऑक्सीजन नाइट्रोजन का मिश्रण ले लो, वो क्या बन जाएगा, गैसीय विलयन। द्रव कम मात्रा में होना चाहिए, गैस ज्यादा मात्रा में होना चाहिए, तो क्लोरोफॉर्म क्या होता है, एक द्रव होता है ना। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, द्रव होता है। हाँ, सुंगा दिया भाई साहब, बेहोश हो जा, हाँ वही वही वही, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो क्लोरोफॉर्म क्या होता है, द्रव होता है, जिसको अगर बात करें, जिसकी हल्की हल्की छोटी छोटी वाष्प अगर नाइट्रोजन के अंदर आ जाए तो वो विलयन का निर्माण करती है। बहुत बढ़िया। ठोस, ठोस का एग्जांपल तुम याद कर लो, कपूर। कपूर क्या होता है, अगर थोड़ी देर तुम उसको खुला छोड़ दो ना तो उसके छोटे छोटे ठोस कण हवा में वितरित हो जाते हैं, है ना। तो कपूर को अगर तुम नाइट्रोजन गैस में डाल दो, ठीक है, तो कपूर बहुत कम अमाउंट में है, नाइट्रोजन गैस बहुत ज्यादा अमाउंट में, तो कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन क्या हो जाएगा, हमारा बेसिकली इसका एग्जांपल हो जाएगा। द्रव विलयन की बात कर ले, द्रव विलयन से तुरंत पता हो जाना चाहिए कि द्रव क्या होगा, हमारा विलायक होगा, द्रव क्या होगा, विलायक होगा। अब इस द्रव के अंदर तुम क्या क्या घोल सकते हो, गैस भी घोल सकते हैं, द्रव भी घोल सकते हैं, ठोस भी घोल सकते हैं। अब देखो ध्यान से, गैस का द्रव में विलयन का एग्जांपल हो गया जल में ऑक्सीजन का विलयन। मतलब जल के अंदर तुम देखोगे ढेर सारा जल है, उसके अंदर छोटी छोटी ऑक्सीजन की ड्रॉप्स है, मतलब ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं प्रेजेंस है ना, छोटे छोटे ऑक्सीजन है वहां। या फिर तुम लोग खुद सोचो, इमेजिन करो भरी गर्मी का दिन है और मैं तुम्हारे यहाँ आया हूँ, और तुम्हारे यहाँ आया हूँ और तुमसे बोलता हूँ कि क्यों भाई, चले बाहर। तुमने बोला हाँ मास्टर, हम घुमाएंगे। तो बढ़िया गांव के किसी छोटी सी दुकान के पास गए जहाँ पर सब मिला करता है। उस दुकान पर जाकर बोलते हो कि अरे भैया, हाँ सर आए हैं, थोड़ा एक ठो ठंडा दीजिए। तो तुम ठंडा देते हो और वो भाई एक लोहे की कीप से उसको खोलता है, फुस करके आवाज आती है। तुम लोगों ने वो चीज़ नोटिस करी, क्या हुआ करता है वो कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक में क्या हुआ करता है, जो तुम पीते हो एक बाटला होता है, क्या होता है, बाटला होता है, कुछ इस टाइप का बाटला होता है, मैंने यहाँ बना देता हूँ, ठीक है, ये इस टाइप का कोई बाटला होता है। अब ये जो बाटला है, ठीक है, इस बाटला के अंदर हाई प्रेशर पर, हाई प्रेशर मतलब समझते हो, उच्च दाब पर क्या डाली जाती है, CO2 गैस डाली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाली जाती है। तो अभी तुमको मैंने बताया था कि गैस का द्रवीकरण कैसे कर सकते हो भैया, भाई उच्च दाब और निम्न ताप पर कर दो तो इसके अंदर है ना, उस गैस को घोला जाता है पानी के अंदर और उसको ढक्कन बंद कर दिया जाता है और बहुत कम टेम्परेचर पर रखा जाता है। अब जब वो बहुत कम टेम्परेचर पर रखा जाता है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होने लगती है, वो एक तरीके से अभी घुली हुई होती है। लेकिन जैसे ही, और मीठा वगैरह डालकर और थोड़ा बहुत फ्लेवर वगैरह ऐड कर कर हम क्या करते हैं, हमें वो कोल्ड ड्रिंक मिल जाती है। लेकिन खुद सोचो, जैसे ही हमने लेकर आए उसको, तो बाहर जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस है, वहां तो ठंडे में बनी थी, तब गैस उसके अंदर फंसी है बॉटल के अंदर। अब क्या है, जो टेम्परेचर जो है वो क्या है, बहुत कम है। अब जो टेम्परेचर है वो क्या है बेटा, बहुत कम है, ठीक है। लेकिन जैसे हमने फ्रिज निकाला तो अब टेम्परेचर हो चुका है 25 डिग्री सेल्सियस, बाहर 50 डिग्री सेल्सियस है। तो हमने ऐसे करके उसका ढक्कन खोला तो तुम देखोगे नॉर्मल टेम्परेचर पर गैस अलग हो जाएगी और हमारा पानी अलग हो जाएगा। तो जैसे हम पीते हैं तो जो कोल्ड ड्रिंक के अंदर घुली हुई गैस रहती है वो हमारे पेट के अंदर जाती है और पानी अलग होता है, गैस एकदम डकार के रूप में आती है। तो वो एक तरीके से तुमको पता होना चाहिए। तो द्रव के अंदर क्या क्या बोल सकते हो भैया, बोल सकते हो जल में ऑक्सीजन का विलयन, या फिर तुम बोल सकते हो जो हमारा कोल्ड ड्रिंक होता है, जो ठंडा पेय होता है, ठंडा पेय मतलब कोल्ड ड्रिंक, है ना। कोल्ड ड्रिंक के अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और उसके साथ जल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का मिश्रण होता है, वो हमारा क्या होता है, बेसिकली विलयन होता है। द्रव में द्रव का, एल्कोहल में भैया, एल्कोहल में पानी मिला दो, है ना, एल्कोहल प्लस जल, नींबू के रस में जल,
है ना, द्रव में द्रव मिलाना है, बहुत बढ़िया। ठोस को द्रव में मिलाना, नमक को जल में घोल दो, नमक को क्या कर दो, जल में घोल दो, नमक भैया ठोस है, जल जो है वो क्या है, द्रव है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, गैस, अब ठोस विलयन की बात करते हैं। ठीक है, तो ठोस क्या है भाई, इसके एग्जांपल्स थोड़ा समझना, है ना, इतना तुम्हारे बुक के अंदर नहीं दिया, लेकिन मैं फिर भी एडिशनल चीजें लेकर आया हूं, मैं तुमको बता रहा हूं। विलायक क्या होगा, विलायक भी ठोस होगा। अब इस ठोस के अंदर हमें गैस घोलना है, तो एक हाइड्रोजन को जब हम पैलेडियम के अंदर घोलते हैं, तो हाइड्रोजन का पैलेडियम में, जो पैलेडियम क्या होता है, एक धातु होती है जो हाइड्रोजन को सोख लेती है, तो उसका विचलन हो गया। द्रव का ठोस में, मतलब द्रव क्या है हमारे पास, अगर हम बात करें विलय मतलब कम मात्रा में, तो पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, और इसको सोडियम के साथ विलयन, इसको हम बोला करते हैं अमलगम। क्या बोला करते हैं, अमलगम। तो अमलगम में क्या होता है, पारा एक द्रव है और एक धातु ली जाती है, वो हमारी हो गई सोडियम। ठीक है, ठोस, ठोस का ठोस में विलयन, भैया मिश्र धातु बोल दो, तांबा और सोने का विलयन पीतल हो गया, है ना, तो बेसिकली इसके एग्जाम्पल तुम बोल सकते हो मिश्र धातु। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा तुम लोग देख लेना बढ़िया तरीके से। चल आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हमारी जो अगली कहानी आती है वो आती है सांद्रता। सांद्रता क्या कहते हैं, है ना, क्या होती है सांद्रता, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। क्या होती है मास्टर सांद्रता। ठीक है, तो अगर मैं सांद्रता के बारे में तुम लोगों को एक छोटी सी चीज बताऊं, ठीक है, अगर मैं सांद्रता के बारे में तो मैं एक छोटी सी चीज बताऊं, ठीक है, तो मान लो मेरे पास ये एक विलयन है, मान लो ये मेरे पास क्या है, विलयन है, ये विलयन है। अब इस विलयन के अंदर ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, ये विलयन है। अब इस विलयन के अंदर मैंने क्या डाला भाई, पहले ये नॉर्मल विलायक था, इसके अंदर मतलब अभी शुरू में विलायक था, इसके अंदर हमने कुछ पार्ट में क्या डाल दिया, विलय डाल दिया, तो विलयन बन गया। तो इस विलयन के अंदर कितना विलय है, मतलब कितना नमक है, मतलब इस नमक के पानी के अंदर कितना नमक है, उसको हम बोला करते हैं सांद्रता। मान लो 100 ग्राम मेरे पास जल था, उसके अंदर 10 ग्राम नमक है, तो उसकी सांद्रता 10 हो गई। तो एक विलयन के अंदर उपस्थित विलय की मात्रा को हम बोला करते हैं सांद्रता। विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा को हम बोला करते हैं सांद्रता। ये 3 प्रकार की होती है। ये क्या होती है भैया, 3 प्रकार की होती है, मैं तुम लोगों को बहुत अच्छे से बता दूं। पहला होता है द्रव्यमान प्रतिशत, मतलब मान लो दोनों का द्रव्यमान है, विलय का भी द्रव्यमान और विलायक का भी द्रव्यमान, तो कितना परसेंटेज द्रव्यमान है विलय का उस विलयन के अंदर, उसको हम बोलते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। आयतन प्रतिशत मतलब कितना परसेंटेज आयतन है उस विलय का, है ना, कितना प्रतिशत आयतन है उस विलय का उस विलयन के अंदर, उसको हम बोलते हैं आयतन प्रतिशत। और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत मतलब एक आयतन के अंदर कितना द्रव्यमान है विलय का, उसको हम बोला करते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। चलो इन सभी के बारे में बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बढ़िया तरीके से हम समझते हैं कि किसी विलयन में 100 ml, सॉरी, है ना, प्रतिशत सांद्रता की हम बात कर रहे हैं, इसको थोड़ा अपन लास्ट में लेंगे। ठीक है, इसको अपन लास्ट में लेंगे। चलो इसको अपन मैं इधर ही सब फॉर्मूले को सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि उसमें एक ही दी हुई है। चलो आ जाओ, तो सबसे पहले हम बात करें कि द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा। तो भैया द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा, इसका फॉर्मूला लिख सकते हो भैया, वेट बाय वेट परसेंटेज। वेट बाय वेट प्रति परसेंटेज को अपन बोल सकते हैं, यही लिख देता हूँ द्रव्यमान प्रतिशत। अब द्रव्यमान प्रतिशत मुझे लिखना है, ध्यान से सुनो। तो भैया किसका परसेंटेज निकाल रहे हैं, विलय का, तो ये क्या लिखोगे, विलय का द्रव्यमान, किस में भैया, ग्राम में। विलय का द्रव्यमान किस में निकालोगे, ग्राम में, ग्राम में। फिर बटे, अगर हम बात करें विलयन का द्रव्यमान, अब विलयन का द्रव्यमान समझते हो, वो भी किस में होगा बेटा, ग्राम में। और इनटू क्या करोगे, 100, इनटू क्या करोगे, 100, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं। आयतन प्रतिशत क्या होगा, आयतन प्रतिशत भी बड़ा सिंपल सा होगा, हम क्या निकालेंगे भैया, आयतन प्रतिशत के बारे में हम बात करें, आयतन प्रतिशत, तो आयतन प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा कि भैया विलय का आयतन, विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन। आयतन मतलब उसने कितना स्थान घेर के रखा है, आयतन इंटू 100। बहुत बढ़िया। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होगा मास्टर, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में हम क्या करेंगे कि भैया हमारा जो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है, मतलब यहां पर हम आयतन जो प्रतिशत है, यहां पर हम क्या करेंगे पता है, कि हम विलय का आयतन लेंगे, वो सॉरी विलय का द्रव्यमान लेंगे, ऊपर क्या होगा, विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन, आयतन विलयन का लेंगे।
और इसके साथ हम गुणा कर देंगे 100 का। कितने का? 100 का गुणा हो जाएगा। कितने का गुणा हो जाएगा? 100 का गुणा हो जाएगा। तो इसी सांद्रता मापन की 3 विधियां हैं। इससे रिगार्डिंग तुम लोग बढ़िया तरीके से न्यूमेरिकल्स कर सकते हो, ठीक है, जिनके बारे में तुम लोगों को मैंने अच्छे से बता दिया। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो बहुत बढ़िया तरीके से अपन क्या करते हैं, इसको मतलब लाइक करते हैं। ठीक है, बस अगर मैं बात करूं, आई होप यू आर एंजॉयिंग द सेशन। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से। चलो आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते। अब अगर मैं बात करूं, एक होता है असंतृप्त विलयन और एक होता है संतृप्त विलयन। मतलब सांद्रता के आधार पर मैं तुम लोगों को बता रहा हूं। असंतृप्त विलयन क्या होता है? असंतृप्त विलयन ये होता है कि मान लो अभी मेरे पास पानी है, उस पानी के अंदर 100 ग्राम पानी है, उसके अंदर 20 ग्राम नमक घुल सकता है 20 ग्राम से ज्यादा नहीं। अगर 20 ग्राम से ज्यादा घोलोगे तो वो क्या होने लगेगा, एक तरफ मतलब घोल ही नहीं सकता पानी उससे ज्यादा, है ना। तो अगर मैं मान लो उसके अंदर 5 ग्राम घुला हुआ है, तो 15 ग्राम और घुल सकता है। अभी संतृप्त नहीं हुआ, 15 ग्राम और घोला जा सकता है। तो ऐसा विलयन जिसमें बिना तापमान बढ़ाए विलय की अधिक मात्रा घोली जा सकती है, उसको असंतृप्त विलयन कहते हैं। मान लो किसी पानी के अंदर, मतलब 100 ग्राम पानी के अंदर 20 ग्राम नमक घुल सकता था, बट अब मुझे क्या करना है भैया, और उसके अंदर घोलना है। तो अभी वो असंतृप्त है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर 15 ग्राम और घोला जा सकता है। लेकिन मान लो नमक के अंदर भैया 20 ही ग्राम है, 20 ग्राम पहले से ही घुला हुआ है, और 20 ग्राम से ज्यादा नहीं घोला जा सकता, बिना तापमान बढ़ाए ज्यादा नहीं घोला जा सकता। तो एक ऐसा विलयन जिसमें तापमान बढ़ाए बिना अधिक विलय नहीं घोला जा सकता, उसको हम संतृप्त विलयन कहते हैं। वो तो पहले से संतुष्ट है, पहले से क्या है, संतुष्ट है। ठीक है, तो ये जो चीज है जिसके बारे में तुम लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए, ये जो चीज है वो तुम लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। क्लियर है? पक्का? बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। ठीक है सर, इजी है सर, इजी है सर। चल, अब मैंने तुम लोगों को एक चीज बताई थी, वो क्या थी भैया? निलंबन के बारे में, मतलब विषमांगी मिश्रण के बारे में। किसके बारे में बताई थी मैंने? विषमांगी मिश्रण के बारे में। चलो इसके बारे में अब थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं बढ़िया तरीके से। विषमांगी मिश्रण में पहला आ जाता है हमारा निलंबन। क्या आ जाता है? निलंबन। देखो मैं तुम लोगों को बता दूं, सबसे पहले हमारा आता है विलयन। मैं तुमको यहां पर लिखोगे बता देता हूं। सबसे पहले जो सबसे छोटे कण होते हैं, जो समांगी मिश्रण होता है, वो होता है हमारा विलयन का। तो विलयन जो होता है, मतलब जो अगर हम बात करें ट्रू सॉल्यूशन होता है, ठीक है, इसके जो कणों का आकार है, मैं यहां पर लिख रहा हूं कणों का आकार। तो जो कणों का आकार आता है, अगर विलयन के केस में हम देखें, है ना, और एक मैं ले रहा हूं निलंबन। ठीक है, निलंबन में थोड़े बड़े कण होते हैं, और एक होता वो एक सॉरी निलंबन के बाद, मतलब इसके बाद आता है कोलाइडी विलयन, इसमें थोड़े बड़े कण होते हैं, और एक इससे बड़ा होता है, वो होता है निलंबन, जिसमें सबसे बड़े कण होते हैं, सबसे बड़े कण होते हैं, सबसे बड़े कण होते हैं। तो विलयन के जो कणों का आकार होता है, वो होता है 1 नैनोमीटर से कम। मतलब अगर 1 नैनोमीटर से कम है तो वो हमारे कण विलयन के अंदर आएंगे। अगर 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर आ रहा है आंसर, तो ये होगा हमारा कोलाइडी विलयन। और अगर 100 नैनोमीटर से अधिक अगर है कणों का आकार, तो उसको हम बोला करते हैं क्या? निलंबन। क्या बोला करते हैं? निलंबन। तो हमें पता ही था ना 1 नैनोमीटर क्या होता है ना। तो अगर मैं बात करूं, जैसे मिट्टी का पानी होता है ना, निलंबन के अंदर दिखते हैं, और उसके कणों को अपन साफ तरीके से देख सकते हैं, अच्छे से दिख जाते हैं। ठीक है, वही चीज के बारे में बता रहा था। चल, तो निलंबन के बारे में बात करते हैं। तो निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, जिसमें विलय का कणों का घुलते नहीं, बल्कि माध्यम के अधिकांश भाग में निलंबित रहते हैं। क्या कहते हैं? निलंबित रहते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं। ठीक है, इन्हें नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है, और धोखे से अगर इनके ऊपर टॉर्च वगैरह मार दी ना, तो वो टॉर्च के लाइट को पूरा की पूरा क्या कर देंगे? फैला देंगे। क्या कर देंगे? फैला देंगे। तो निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, जिसमें विलय कण घुलते नहीं, बल्कि माध्यम में अधिकांश भाग में क्या होते हैं? निलंबित रहते हैं। क्या रहते हैं? निलंबित रहते हैं। यहां पर ये घुलते नहीं। चल, वही बात कर लें इसके गुणों की। तो भाई अगर तुम लोगों ने मिट्टी का पानी इमेजिन कर पा रहे हो ना, तो बस बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से सीख पा रहे हो। कणों का आकार जो होता है वो 100 नैनोमीटर से अधिक होता है, और नग्न आंखों से दिखाई देते हैं, है ना। 100 नैनोमीटर से अधिक होता है कणों का आकार, नग्न आंखों से दिखाई देते हैं। प्रकाश पथ की किरण बिखरती नजर आती है। अगर इन दोनों के ऊपर, इनके ऊपर तुम लेजर लाइट या प्रकाश की किरण डालोगे, है ना, टॉर्च वगैरह डालोगे, तो ये क्या कर देगा? तुरंत उसको फैला देगा। तुरंत क्या कर देगा? उसको फैला देगा। विषमांगी मिश्रण होता है, जैसे मैंने तुमको बताया।
कुछ समय के लिए अगर अप्रभावित छोड़ दिया, मतलब मिट्टी के पानी को थोड़ी देर के लिए रख दिया, तो तुम लोगों को देखोगे इसके कण इतने बड़े होते हैं कि मिट्टी के कण नीचे हो जाएंगे और पानी ऊपर ऊपर देखने को मिलेगा। तो हम यही कारण देखते हैं ना, कभी कभी बरसात में जो तालाब का पानी होता है वो एकदम तुम्हें देखने को मिलता है गंदा सा पानी देखने को मिलता है, मिट्टी जैसा कलर देखने को मिलता है, लेकिन थोड़े दिन बाद तुम देखोगे एकदम क्रिस्टल क्लियर देखने को मिल जाता है। पता क्यों? क्योंकि थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है, वो मिट्टी के कण धीरे 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 अगर आप प्रभावित छोड़ दिया, धीरे 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 करके क्या हो जाता है, नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, तो बरसात के दिनों में क्या होता है भैया, है ना, मतलब अगर हम बात करें पानी हिलता रहा, मिट्टी के साथ मिलता रहा, तो भैया मटमैला सा पानी देखने को मिला हमें। लेकिन जैसे ही अगर मैं बात करूं उसको थोड़ी देर के लिए प्रभावित छोड़ दिया, ठीक है, ज्यादा अगर हम बात करें गर्मियों के दिन आ गए तो हमें देखने को मिलेगा क्रिस्टल क्लियर पानी। बहुत बढ़िया। कुछ समय के लिए प्रभावित छोड़ देने पर गुरुत्वाकर्षण के कारण ये कण नीचे बैठ सकते हैं। बहुत बढ़िया। छानने की प्रक्रिया द्वारा इसको अलग कर सकते हो भैया, है ना, फिल्ट्रेशन कर दो भैया, फिल्टर पेपर से तुम मिट्टी के पानी और अगर हम बात करें पानी को, तुम मिट्टी के पानी में मिट्टी और पानी को अलग कर सकते हो। प्रकाश की पथ के कारण बिखरती हुई दिखाई जाती है, जो मैंने तुम लोगों को अभी बता ही दिया, जैसे कि इस प्रकार से, है ना, इसको तुम फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हो मिट्टी के पानी से, है ना, फिल्टर पेपर ऊपर लगा दिया, मस्त मिट्टी का पानी डालो, पानी पानी नीचे गिरने लगेगा। भाई बात कर लें इसमें से अगर तुम लोग प्रकाश की किरण गुजारोगे तो वो उसको फैला देगा, है ना। सस्पेंशन कहा करते हैं, ये निलंबन है, क्या है बेटा, निलंबन, सस्पेंशन निलंबन से कहा करते हैं। और ये प्रकाश स्रोत बोल देता हूँ, लाइट सोर्स का मतलब प्रकाश स्रोत। तो मैंने जैसे प्रकाश डाला उसकी किरण को ये क्या कहलाता है, फैला देता है। क्या कर देता है, फैला देता है, उसके कण उसको बिखेर देते हैं। लेकिन विलयन जो हुआ करता था, जो नॉर्मल विलयन हुआ करता था, वो ऐसा नहीं करता है। चल आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, कोलाइडी विलयन की। किसकी, कोलाइडी विलयन की। तो कोलाइडी विलयन में जो अगर मैं बात करूं, जो कणों का आकार होता है वो मैंने बताया था 1 से अगर हम बात करें 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। ये दिखता वास्तविक विलयन जैसा है, जो हमारा नॉर्मल विलयन था ना उसके जैसा दिखता है, लेकिन होता विषमांगी मिश्रण है। लगता समांगी के जैसा है लेकिन होता विषमांगी मिश्रण है। जैसे उसमें विलय और विलायक होता था ना, इसके अंदर होता है परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था। माध्यम मतलब तुम बोल सकते हो विलायक, और प्रावस्था का मतलब बोल सकते हो विलय। बहुत बढ़िया। कोलाइड एक प्रकार का घोल है जिसमें विलय के कण का आकार वास्तविक विलयन और निलंबन कणों के बीच का होता है। मैंने बताया ना, उसमें 100 नैनोमीटर से अधिक, इसमें 1 नैनोमीटर से कम, तो इसका होता है 1 से 100 के बीच में। आ जाओ, तो इसके एग्जाम्पल तुम लोग देख सकते हो। तुमने दूध सुना है ना, हाँ सर मास्टर, ओ भाई साहब, हाँ दूध इसका एग्जाम्पल हो गया भैया। ठीक है, स्टार्च का विलयन इसका एग्जाम्पल हो गया, स्टार्च वगैरह, स्टार्च विलयन तुम लोग ले लो तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये एक चीजें हैं जिनके बारे में मैंने तुम लोगों को बता दिया। तो इसके गुणों के बारे में अब चर्चा करते हैं, आ जाओ बढ़िया तरीके से। सबसे पहले हम बात करते हैं कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच हमें देखने को मिलता है। यह समांगी मिश्रण के जैसा दिखता है लेकिन होता विषमांगी मिश्रण है। बहुत बढ़िया। कुछ समय के लिए अगर अप्रभावित छोड़ दिया, अगर थोड़ी देर के लिए भी इसको अप्रभावित छोड़ दिया, ऐसे ही छोड़ दिया, है ना, तो ये कण नीचे बैठ सकते हैं, है ना, और नहीं भी बैठ सकते। तो कण गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे बैठ भी सकते हैं, नहीं बैठ सकते। छानने की प्रक्रिया द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, है ना, इसके कण थोड़े छोटे होते हैं। प्रकाश के पथ को कोलाइड विलयन बिखेर देते हैं और एक प्रकाश का पथ स्पष्ट दिखाई देता है। इसके अंदर भी तुम लाइट डालोगे, है ना, इसके अंदर भी तुम लोग लाइट डालोगे, लेजर लाइट वगैरह डालोगे तो तुम्हें देखने को मिलेगा, इसको बिखेर देंगे। चलो मैं तुमको दिखाई देता हूँ कुछ इस प्रकार से कि भैया ये हमारे पास कोलाइड विलयन था, जिसका हमने एग्जाम्पल ले लिया मिल्क। मिल्क के अंदर हमने लाइट डाला, तो इसको क्या कर देगा, बिखेर देगा। क्या कर देगा, बिखेर देगा। ठीक है, तो ये जो चीजें थी जिसके बारे में मैंने तुमको बताया, इसको और अच्छे से तुम्हें कवर कर लेना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अब कोलाइडी विलयन से रिलेटेड एक हमारे पास बहुत बढ़िया सी एक वो दी हुई है, मैं तुमको दिखाता हूँ। कोलाइडी विलयन से अगर हम बात करें रिलेटेड, हमारे पास एक बहुत बढ़िया सी एक टेबल दी हुई है। तो एक होता है परिक्षिप्त प्रावस्था मतलब, और एक होता है परिक्षेपण माध्यम, और एक कोलाइडी विलयन का प्रकार। तो परिक्षिप्त प्रावस्था, एक है हमारे पास ठोस, दूसरी है हमारे पास द्रव, और तीसरी क्या है हमारे पास, गैस। अब ठोस को अपन किस में घोल रहे हैं, गैस के अंदर घोल रहे हैं, तो ऐसे को हम बोला करते हैं एरोसॉल। क्या बोला करते हैं, एरोसॉल। अब इसका एग्जांपल समझ लो, तुमने आंधी या सिगरेट का धुआं देखा है तो उसके अंदर छोटे छोटे ठोस के कण होते हैं, छोटे छोटे कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, और ढेर सारे धुएं के अंदर ढेर सारी गैस होती है। तो ठोस को तुमने गैस में घोला तो इसको अपन बोलते हैं एरोसॉल। आंधी, सिगरेट का धुआं इसका एग्जाम्पल हो गया। ठोस को अगर तुम द्रव में घोल रहे हो तो इसका एग्जाम्पल हो जाता है सॉल। सॉल मतलब बोलते हैं कि भाई स्वर्ण सॉल, रजत सॉल, इसके एग्जाम्पल्स हो गए। ठोस को अगर किस में घोल रहे हो तुम लोग, ठोस में घोल रहे हो, तो ठोस सॉल जैसे रत्न हो गया, मणि हो गया, कांच हो गया, मिश्र धातु हो गई, है ना। मिश्र धातु तो हटाई दो भाई, है ना, मिश्र धातु तो हटाई दो। तो ये चीज भी थोड़ा सा तुम लोग देख सकते हो बढ़िया तरीके से। आगे बात करते हैं, द्रव को अगर अपन गैस में घोल रहे हैं, तो इसको भी अपन बोलते हैं एरोसॉल। क्या बोलते हो, एरोसॉल।
जैसे कोहरा और बादल, कोहरा और बादल में तुम देखोगे द्रव की छोटी छोटी बूंदें होती है, लेकिन है ना छोटी छोटी बूंद और ढेर सारी गैस होती है। कोहरा देखा ठंड के दिनों में है, आसपास दिखता ही नहीं है कुछ, है ना, ठीक है। तो वही चीज तुम लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखनी है। द्रव को द्रव में घोल रहे हो तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पायस या इमल्सन, एग्जाम्पल है हमारा दुग्ध, ठीक है। द्रव और ठोस में अगर मैं बात करूं तो इसको अपन बोला करते हैं जेल, जैसे मलहम हो गया, कोलगेट जेल हो गया, पनीर हो गया, मक्खन हो गया, इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अगला गैस की बात कर लेते हैं। तो अगर गैस को गैस में घोल रहे हो, अगर गैस में गैस घुल रही है तो वो विलयन बना लेती है, तो वो कोलाइड विलयन नहीं होगा, और ये किसी प्रकार का कोलाइड विलयन नहीं होता। गैस को अगर द्रव में घोल रहे हो तो इसको अपन फोम कहते हैं, फोम देखा होगा, फोम के तुम देखोगे है ना, फोम के अंदर क्या हो जाता है, छोटे छोटे गैस के जो बबल्स बन जाते हैं, तो वो बेसिकली कोलाइड विलयन के अंदर आते हैं। बियर की झाग तुम लोग देख, मास्टर एग्जाम्पल तो बहुत खतरनाक आ रहा है। थोड़ी देर पहले आया था अल्कोहल, अब आ रहा है बियर का झाग। ठोस, ठोस मतलब गैस को ठोस में डाल दो तो ठोस फॉर्म बन जाता है, प्यूम स्टोन जिसको कहा जाता है, ठीक। तुम लोग देखना, गूगल करना प्यूम स्टोन कैसा होता है, ठीक है, बढ़िया। चल आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे टिंडल प्रभाव। देखो, तो टिंडल प्रभाव क्या होता है, ध्यान से समझते हैं, बहुत ईजी है। टिंडल प्रभाव क्या होता है कि तुम लोग बढ़िया किसी एक शांत कमरे में अपने गांव में गए हो और एक शांत कमरे के अंदर बैठे हुए हो। उस शांत कमरे के अंदर तुम देखोगे कि किसी स्रोत से, मतलब कहीं छज्जा हुआ करता है, कच्चे घरों में गए होंगे ना, मेरा तो हमारा घर तो रहा है, तो छज्जे में से तुम देखोगे कि छोटा सा प्रकाश स्रोत आ रहा है। या फिर गांव में तुम जब खिड़की होगी, तुम्हारे घर की ऊपर वाली खिड़की होगी, तो वहां से तुम देखोगे सनलाइट आता है, सूरज का प्रकाश आता है, कुछ इस प्रकार का, कुछ इस प्रकार का। तो ये जो सूरज के प्रकाश आता है, इसमें तो तुम देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, छोटे छोटे कण होते हैं, धूल के कण होते हैं, ठीक है, जो चमकते हैं, जो क्या होते हैं, चमकते हैं, ऐसे कण दिखते हैं। तो ऐसी अगर मैं बात करूं, जो बेसिकली प्रकाश के प्रकीर्णन को दिखाते हैं, प्रकाश को बिखेर देते हैं। तो जब प्रकाश किसी कोलाइडी माध्यम से होकर गुजरता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, मतलब प्रकाश को वो बिखेर देते हैं, तथा प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। प्रकाश की इस घटना को ही टिंडल प्रभाव कहा जाता है। टिंडल भाई साहब ने इसको ऑब्जर्व करा था, टिंडल भाई साहब ने इसको ऑब्जर्व करा था, तो इसी को उन्होंने बोल दिया टिंडल प्रभाव। क्या बोल दिया, टिंडल प्रभाव। समझ में आया। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम लोगों को एक छोटी सी एक्टिविटी से बताऊं, तो जो हमारा, अगर मैं बात करूं, मेरे पास मान लो प्रकाश की किरण है और हमारे पास एक, अगर हम बात करें एक विलयन है, तो विलयन में तुम निकालोगे ना तो वो कण इतने छोटे कि वो प्रकाश की किरण को बिखेरते नहीं थे, है ना। तो वास्तविक विलयन के अंदर प्रकाश की किरण दिखाई नहीं देती है ना, प्रकाश की किरण दिखाई नहीं देती है, लेकिन है ना, ये तो चीज हो गई। लेकिन यही किरण को जब अपन आगे लेकर जाएंगे और इसको अपन कोलाइडी विलयन से गुजारेंगे, तो ये इसकी किरण को क्या कर देगी, बिखेर देगी। क्या कर देगी, बिखेर देगी। क्या कर देगी, बिखेर देगी, ठीक है। तो जब बिखेर देगी तो उसका पथ हमें क्या करने लगेगा, दिखाई देने लगेगा। पथ जो होगा वो हमें क्या करने लगेगा, दिखाई देने लगेगा। तो कणों के छोटे आकार और उनके समान वितरण के कारण वास्तविक विलयन में, पहला पॉइंट ये लिखना है ना, वास्तविक विलयन में अगर बात करें, प्रकाश की किरण दिखाई नहीं देती, लेकिन कोलाइडी विलयन के अंदर, कोलाइडी विलयन के अंदर प्रकाश की किरण दिखाई देती, क्योंकि उसमें कणों का आकार जो होता है काफी बड़ा होता है। क्या होता है, काफी बड़ा होता है। तो इस चीज को तुम बढ़िया तरीके से नोट कर लेना, मस्त तरीके से बना लेना। चलो अब हम, अगर मैं बात करूं, आगे की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं और मैं तुम लोगों को अब एक चीज बताता हूं जो है हमारी ब्राउनियन गति। क्या है, ब्राउनियन गति, ब्राउनी गति। चलो तो मैं दिखाता हूं, ध्यान से सुनो। अब ब्राउनी गति क्या होती है ना। तो तरल पदार्थों में, है ना, तरल पदार्थ जो होते हैं, तरल पदार्थों में कणों के अस्तित्व और गति का सबसे अच्छा प्रमाण होता है ब्राउनियन गति, समझाया जाता है। देखो, कण काफी बड़े बड़े होते थे, आपस में एक दूसरे से टकराते रहते हैं, जैसे तुम क्लास के अंदर एक दूसरे से लड़ते रहते होंगे, है ना। तो ये आपस में क्या होते रहते हैं, टकराते रहते हैं, और टकराते करके, है ना, एक बोल सकते हो एक टेढ़ी मेढ़ी गति दिखाते हैं, एक जिगजैग मूवमेंट बताते हैं। कैसा, जिगजैग मूवमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल ये ऐसे चल रहा था, इधर टकरा, इधर आ गया, फिर इधर आ गया, 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 इस तरीके से जिगजैग मूवमेंट चलता रहता है। और इस जिगजैग मूवमेंट को, टेढ़ी मेढ़ी गति को ही ब्राउनी गति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्राउनी गति कहा जाता है। तो किसी तरल में निरंबित छोटे कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति को ब्राउनियन गति कहा जाता है। अब टेम्परेचर बढ़ाते हो तो कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, तो उनकी ब्राउनियन गति भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या कर जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसके बारे में मैंने जो तुम लोगों को बताया, इसको थोड़ा सा अच्छे से पता होना चाहिए तुम्हें, ठीक है। ब्राउनी साहब ने इसको बताया था, ठीक है। ये इतना ज्यादा बेसिकली इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको थोड़ा बहुत तुम लोग, अगर मैं बात करूं, ठीक है, हाँ।
ओ भाई साहब, ऐसा नहीं होगा, इसको ऐसा कर देते, ठीक है। तो चीजें क्लियर हुई मस्त तरीके से, हाँ ना बोलो, हाँ ना बोलो भाई, मस्त तरीके से चीजें क्लियर हुई। अच्छा, कह दो ना पोलस टू। ठीक है, तो इसको थोड़ा इतना ज़्यादा अपने को पढ़ने की आवश्यकता नहीं, जो मैंने तुमको बता दिया। बाकी ये हमेशा याद रखना कि जो कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति होती है उसी को हम बोलते हैं क्या, ब्राउनी गति। क्या बोलते हैं, ब्राउनी गति। ठीक है ना। किसने ये ऑब्जर्व करा था, तो मैं तुम्हें यही स्टेटमेंट को अगली स्लाइड में दिखा देता हूं। तो भाई साहब ये इनको करा था रॉबर्ट ब्राउनियन ने। क्या नाम था इनका, रॉबर्ट साहब, रॉबर्ट ब्राउन। और भाई साहब ये तो बहुत भयंकर लिखा रहा है भाई। तो ये इन्होंने लिखा था रॉबर्ट ब्राउन ने। तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या करा था भाई, मैं तुमको बता दूं। तो जब सूर्य प्रकाश की किरण किसी कमरे में प्रवेश करती है तो हम हवा में निलंबित छोटे धूल के कणों को देख सकते हैं, और वो ऐसे करके जिग जैग जिग जैग जिग जैग टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं, है ना, जो बहुत ही बेतरतीब तरीके से तेजी से आगे बढ़ते हैं। मतलब सोचो भाई यार, ब्राउनी साहब की अगर मैं बात करूं, कुछ नहीं था, बस लेटे हुए थे, कुछ नहीं था ब्राउनी साहब, मतलब रॉबर्ट ब्राउन साहब लेटे हुए थे, और उन्हें एकदम से लगा कि भाई छत के ऊपर से एक बढ़िया से प्रकाश की किरण आ रही है, और वो बढ़िया टेढ़ी मेढ़ी गति कर रही है, जो बड़ी बेतरतीब तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप से उन्होंने पाया कि परागकण पूरे पानी में टेढ़े मेढ़े तरीके से नजर आते, भैया टेढ़े मेढ़े तरीके से घूम रहे थे। फिर वही बात करें, परागकण पानी की सतह पर इसलिए चलते हैं क्योंकि वे लगातार जल के तेजी से गति से चलने वाले कणों से क्या होते हैं, टकराते रहते हैं। तो ऐसे जिग जैग मूवमेंट करने लगे, तो उसी को उन्होंने ब्राउनी गति कह दिया, रॉबर्ट ब्राउन साहब ने। ठीक है, बस यही कहानी थी जिसके बारे में तुम लोगों को बता रहा था। चल बहुत बढ़िया। अब जो है वो मिश्रण का पृथक्करण है, जो आखिरी टॉपिक है जिसके बारे में अपन बात करेंगे। तो मिश्रण के घटकों को अलग करने के लिए उपयोग की जाने वाली भौतिक प्रक्रियाएं हैं, कई सारी हैं जिनके बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर ले मिश्रण के विभिन्न घटकों को। अब जैसे कि तुम्हारे पास अगर बात करें नमक और पानी है, अब नमक और पानी को तुम कैसे अलग कर सकते हो, सर सीधी बात है, पानी, नमक वाले पानी को उबाल दो, पानी अलग हो जाएगा, नमक अलग हो जाएगा। ये तो पहली विधि हो गई, इसको अपन बोल सकते हैं कि भाई वाष्पीकरण तुम लोगों ने करा है। ठीक है, बट ऐसी कई सारी विधि है कि हमारे पास एक लोहा की कील है और हमारे पास रेत है, इन दोनों को कैसे अलग कर सकते हो, सर चुंबक से अलग कर दो, लोहा चुंबक से आकर्षित हो जाएगा। तो ऐसी कई सारी विधियां जो है हमारी एनसीईआरटी के अंदर दी हुई है, मतलब लाइक इससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो मिश्रण के विभिन्न घटकों को अलग अलग भौतिक गुण होते हैं, जैसे घनत्व, घुलनशीलता, कणों का आकार, चुंबक के प्रति व्यवहार, क्वथनांक आदि। घटकों के भौतिक गुणों में अंतर के आधार पर हम उन्हें मिश्रण से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग अब क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ भाई, अब अपन आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। तो अब अगर मैं बात करूं, है ना, अब अगर मैं बात करूं कुछ प्रॉपर्टीज की, चलो उसको डिस्कस कर लेते हैं, है ना। मतलब भौतिक गुणों के आधार पर हमें क्या करना है, इनको बेसिकली सेपरेट करना है। क्या करना है, सेपरेट करना है। तो चलो अब कुछ मेथड्स जो दी हुई है हमारी बुक के अंदर ही, उसी के बारे में अपन थोड़ी बात करते हैं। सबसे पहले होता है निस्पंदन। निस्पंदन का मतलब क्या होता है, मैंने टेबल बना के ले आया हूं शॉर्ट नोट्स टाइप। निस्पंदन का मतलब क्या होता है, निस्पंदन का मतलब होता है छानना, फिल्ट्रेशन करना। ठीक है, तो ये ज्यादातर किसके लिए की जाती है, ठोस और द्रव को छानकर अलग करना कहलाता है। ठीक है, जैसे पानी को रेत से अलग करना, है ना, पानी को रेत से अलग करना। क्या करो भैया, एक बढ़िया सा फ्लास्क ले लो, उसके ऊपर बढ़िया सा तुम एक कीप लगा दो, कीप लगाकर उसके ऊपर फिल्टर पेपर लगा दो, और तुम क्या कर सकते हो, उसको छान कर सकते हो, छान सकते हो, अलग से कर सकते हो। या फिर तुम चाय छन्नी तुम लोगों ने देखा होगा घर में ही, या फिर तुम लोग देखोगे कई सारे प्योरीफायर आते हैं, वहां पर भी पानी को छाना जाता है। तो कई सारे ऐसे तरीके, कई कपड़े वगैरह, साफ कपड़े का भी उपयोग करके किसी चीज को छाना जाता है, तो वो फिल्ट्रेशन होता है, निस्पंदन होता है, जिसके बारे में बात कर लेते हैं। ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन मतलब होता है सब्लिमेशन, है ना, ठोस से सीधे गैस में बदलना। तो अगर मैं बात करूं ठोस से सीधे गैस में बदलने का एग्जांपल समझ लो, तो जैसे मेरे पास हो गया आयोडीन, है ना, कपूर। तो ये क्या होता है, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको हम, अगर मैं बात करूं, जैसे आयोडीन के साथ तुम लोग ले लो रेत, है ना, आयोडीन के साथ तुम रेत ले लो, कपूर के साथ तुम रेत ले लो। तो ऐसे केस में क्या होता है कि कुछ कपूर के साथ तुम नमक ले लो, तो एक पदार्थ जो होता है वो ऊर्ध्वपातित पदार्थ होता है। ऊर्ध्वपातित पदार्थ मतलब जो ठोस से डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाता है।
तो मेरे पास आयोडीन था या कपूर था और इसको मैंने मिक्स करा हुआ था नमक के साथ या रेत के साथ। तो जब हम इन दोनों के मिश्रण को अलग करेंगे ना, गर्म करेंगे ना, तो गर्म करने पर क्या होगा कि जो हमारा कपूर है उसकी वाष्प बन जाएगी, रेत की तो वाष्प बनेगी नहीं, है ना। हमारा जो आयोडीन है उसकी तो वाष्प बन जाएगी, लेकिन हमारे जो हमारा नमक है उसकी वाष्प बनेगी नहीं। इस तरीके से इनकी वाष्प को हम एकत्रित करके ठंडा करके हम उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं, है ना, जैसे ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। अगले की बात करते हैं अपकेंद्रीकरण। अपकेंद्रीकरण मतलब होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। अगर हम बात करें सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, मैं तुम लोगों को एक बहुत प्यारे तरीके से बताऊं। इसमें क्या होता है, मिश्रण को तेजी से घुमाया जाता है। तेजी से हम घुमाए जाते हैं तो जो विलयन के अंदर जो सघन कण होते हैं, जो सघन कण का मतलब तुम लोग बोल सकते हो जो भारी कण हुआ करते हैं, उनको इतना तेजी से घुमाया जाता है कि वो क्या करने लगते हैं, नीचे बैठने लगते हैं, और जो हल्के कण होते हैं वो क्या होने लगते हैं, ऊपर आ जाने लगते हैं। सेम एग्जाम्पल्स, जैसे अगर मैं बात करूं, तुम लोगों ने कभी देखा होगा, कभी मक्खन वगैरह निकलता होगा गाँव वगैरह में, तुम लोग जाओगे ना तो मक्खन ऐसे करके तेजी से घुमाया जाता है विलयन को। एक मथनी होती है, इसको तुम्हारे यहाँ क्या पता क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता, और ऐसे तेजी से घुमाया जाता है उस विलयन को। तो जो मलाई होती है ना, जो हल्का होता है पदार्थ होता है, वो ऊपर आ जाता है, और जो सघन कण होते हैं, है ना, वो क्या बच जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। तो ये जब चीजें होती है ना, जिसके बारे में मैंने तुमको बताया, तो ऐसा होता है कि जब तेज घुमाव से बारीक ठोस द्रव को अलग करना हो जाता है। जैसे दूध से मलाई को तुम लोग अलग कर सकते हो, ठीक है, दूध से क्या कर सकते हो, मलाई को तुम लोग अलग कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, मैंने तुमको बताया, इसके बारे में भी अच्छे से तुम लोगों को पता होना चाहिए। अगले की बात करते हैं वाष्पीकरण। वाष्पीकरण में क्या होता है, विलायक उड़ाकर विलय प्राप्त करना। उड़ाकर मतलब वाष्पीकृत करके, उड़ाकर, मास्टर भाई साहब, हाँ उड़ाकर ही है, उड़ाकर ही भाई साहब, तो उड़ाकर नहीं है ना, मतलब लाइक वाष्पीकृत कर, विलायक वाष्पीकृत कर विलय प्राप्त करना। तो ये समुद्री जल से हम नमक प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त कर सकते हैं भैया, तुमने समुद्री जल लिया, उसको एक किसी पात्र में लिया, उसको भैया उबालना स्टार्ट कर दिया ना, खोलाना स्टार्ट कर दिया, नमक वहीं रह गया और समुद्री जल बन गया। क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलीकरण में क्या होता है, एक बहुत प्यारी सी टेक्निक है और वाष्पीकरण से अच्छी होती है, मैं तुमको बताता हूँ। क्रिस्टलीकरण में क्या होता है, शुद्ध क्रिस्टल रूप में ठोस पाना। यहाँ पर क्या किया जाता है, पहले जो भी अशुद्ध पदार्थ होता है उसको क्या करा जाता है, पहले घोल लिया जाता है ना, और गर्म करा जाता है पानी के अंदर घोल के, मतलब जिसके अंदर विलायक होता है उसको अपन क्या कर लेते हैं, अच्छे से घोल लेते हैं, और फिर उसको क्या करा जाता है, गर्म करा जाता है, तेजी से गर्म करा जाता है। अब अच्छा खासा गर्म करते जाते हैं भैया, और थोड़ा भाई ऐसा भी देखा जाता है कि वो जलने ना लगे, इतना भी नहीं गर्म करना है। अब गर्म करते हैं तो वो क्या करता है भाई, खोलता है और सारी अशुद्धि क्या होती है उसके अंदर पहली बात तो घुलने लगती है। फिर क्या करते हैं, उसको भैया धीरे 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 ठंडा करते हैं। तो जो प्योर क्रिस्टल होते हैं, जो प्योर क्रिस्टल होते हैं, है ना, जो अगर मैं बात करूं जो प्योर क्रिस्टल होते हैं, वो इसमें से अगर मैं बात करूं तुरंत बाहर आ जाते हैं, है ना। शुद्ध लवण अगर मैं बात करूं, क्रिस्टल हमारे पास देखने को मिल जाते हैं। क्रिस्टल क्या होते हैं अगर मैं बताऊं, तो यहाँ पर जो कण होते हैं ना, कणों के अंदर मतलब क्रिस्टल ऐसे होते हैं कि पदार्थ का एक ऐसा टाइप होता है जहां पर जो कण होते हैं व्यवस्थित रूप से जमे हुए होते हैं, है ना। जैसे अगर मैं बात करूं व्यवस्थित मतलब पहला कण, दूसरा कण, तीसरा कण, चौथा कण, पांचवा कण, छठवां कण, सातवां कण, इस तरीके से ये क्या होते हैं, जड़े जमे होते हैं, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं जिसके बारे में मैंने तुमको बताया, ये तुम लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। क्रिस्टल के रूप में ये बेसिकली हमें प्राप्त होते हैं। क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी का मैं अगर तुमको बताऊं, यहाँ पर क्या होता है, ज्यादातर क्रोमा का मतलब होता है कलर, है ना। तो कलर को बेसिकली अलग करने के लिए किया जाता है कि जो स्याही हुआ करती है हमारी, क्या हुआ करती है, जो स्याही हुआ करती है, स्याही के अंदर काली स्याही जो है उसके अंदर कई सारे कलर हुआ करते हैं। क्या हुआ करते हैं, कई सारे कलर हुआ करते हैं। उन कलर को अलग करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है, इसको हम बोला करते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्या किया जाता है, क्रोमेटोग्राफी। बढ़िया तरीके की विधि है ना। इसमें क्या करा जाता है, बेसिकली एक क्रोमेटोग्राफी पेपर लिया जाता है, और एक और, है ना, मतलब अगर मैं बात करूं, ये मान लो क्रोमेटोग्राफी पेपर है ना, ये हमारा क्रोमेटोग्राफी पेपर है। इसमें क्या करता है, इसको इतने पानी तक एक लाइन से खींचकर इतने पानी में इसको डुबो दिया जाता है, और यहाँ पर, है ना, यहाँ पर एक स्याही की बूंद डाल दी जाती है। क्या करी जाती है, स्याही की बूंद डाल दी जाती है यहाँ से। तो थोड़ी देर बाद ये पानी जब ऊपर चढ़ता है ना, तो भैया जितना पानी ऊपर चढ़ता है, जितना पानी ऊपर चढ़ता है, वो क्या करता है भैया, वो रंग को, अब उसके अंदर रंग घुलते हैं भाई, कि कोई ज्यादा रंग घुल जाता है, कोई कम घुल जाता है। तो जो ज्यादा रंग घुलता है वो पानी के साथ ऊपर तक जाता है और यहाँ पर जाकर स्पॉट बना लेता है। और जो कम घुलता है ना, जो कम घुलता है वो अगर हम बात करें यहाँ बना लेता है। अगर हम बात करें जो कम घुलने वाला होता है वो अगर हम बात करें यहाँ बना लेता है, और कम घुलने वाला थोड़ा और नीचे बना लेता है, कोई यहाँ बना लेता है। ऐसे करके रंग को हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी का उपयोग जो पहले किया जाता था वो मिश्रण के रंग या घटक को अलग करने के लिए किया जाता था। ठीक है, बहुत बढ़िया, इजी है, हाँ बढ़िया। अब अगली स्लाइड की तरफ अपन चलते हैं।
अगली है हमारी आसवन। आसवन में क्या होता है अगर मैं बात करूं, आसवन मतलब होता है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन मतलब बोला अलग अलग क्वथनांक पर तरल अलग करना, है ना, जैसे पानी से शराब को अलग करना। और एक चीज हमेशा याद रखना कि आसवन में जो भैया मिश्रण के घटकों के बीच में जो गैप होता है, मतलब मिश्रण के क्वथनांक या घटक के, मिश्रण के घटक के क्वथनांक में 25 केल्विन से अधिक का अंतर होता है। 25 केल्विन से अधिक का अंतर होता है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, आसवन का यूज करते हैं, डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, आसवन का यूज करा करते हैं, डिस्टिलेशन का यूज किया करते हैं। अच्छा, इससे कम क्यों नहीं सर? इससे कम इसलिए नहीं कि अगर इससे ज्यादा कम हो गया तो हो भी सकता है हमें वो उसकी प्योरिटी नहीं दिखे, और ये सस्ता होता है। एक होता है प्रभाजी आसवन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इससे अगर मैं बात करूं 25 केल्विन से कम में भी हमारी बात करें, इसका उपयोग किया जाता है जब 25 केल्विन से कम हो, है ना। तो अलग अलग क्वथनांक पर तरल अलग करना इसके लिए उपयोग किया जाता है। पानी से शराब को जैसे अलग करते हैं, पास पास अगर क्वथनांक वाले तरल को अलग करना, पेट्रोल डीजल को जब अलग करना, ठीक है, तो इसमें उपयोग किया जाता है ना। गैसों के घटकों को अलग करना, क्या करना, गैसों के घटकों को अलग करना, गैसों के घटकों को अलग करना, इसके लिए अगर हम बात करें को अलग करना, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। तो एक चीज जो है प्रवाजी आसवन मतलब बहुत ज्यादा महंगा होता है, ठीक है, तो ये चीज देखा जाता है कि भाई इसका उपयोग करते हैं। पृथक्करण फनल, तो जो अमिश्रणीय होते हैं, अमिश्रणीय जो तरल होते हैं उनको अलग करने के लिए किया जाता है। जैसे क्या होता है कि पृथक्करण फनल होती है। मैं पृथक्करण फनल बनाऊं, यहां पर बना देता हूं। मान लो कि ये हमारे पास एक पृथक्करण फनल है, ठीक है। अब इस पृथक्करण फनल के अंदर हम इसको देखो बढ़िया तरीके से हमने इसको यहां लगा दिया, ठीक है, स्टैंड में लगी हुई है। अब इसके अंदर हम तेल और पानी का मिश्रण ले लेते हैं। यहाँ पर एक टोटी लगी होती है, क्या लगी होती है, टोटी लगी होती है, ठीक है, और यहाँ पर तेल और पानी का मिश्रण होता है, ठीक है, तेल और पानी का मिश्रण होता है। तो जब हमें ना तेल और पानी का मिश्रण लेते हैं तो थोड़ी देर बाद ये देखते हैं कि भैया जो तेल है वो ऊपर तैरने लगता है, अभी अप्रभावित छोड़ दो, अभी कुछ मत करो। तो थोड़ी देर बाद तुम देखोगे कि जो तेल है वो ऊपर तैरने लगता है, पानी जो रहता है वो नीचे आ जाता है। अब इसकी टोटी को अपन खोल देते हैं। जब इस टोटी को अपन खोलते हैं तो पानी बूंद बूंद करके धीरे 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 करके क्या होने लगता है, गिरने लगता है। क्या करने लगता है, गिरने लगता है। और जैसे तेल यहां पर आता है हम तुरंत वो टोटी को बंद कर देते हैं, तेल अलग पानी अलग। इसको अपन बोला करते हैं पृथक्करण फनल, मतलब सेपरेटिंग फनल जिसको कहा जाता है ना। बहुत बढ़िया। मैग्नेट चुंबक, तो भैया एक पदार्थ चुंबकीय है और दूसरा गैर चुंबकीय है। लोहा, रेत, लोहा, नमक, इनको अपने को अलग करना है, तो भैया लोहा चुंबक से अट्रैक्ट हो जाएगा, और अगर मैं बात करूं रेत अट्रैक्ट नहीं होगी। चुंबकीय पृथक्करण। फिर बात करें विलायक निष्कर्षण। अब ये बहुत प्यारी सी चीज है, किसी विलायक में घुलनशील पदार्थ को अलग करना, जैसे चाय से स्वाद निकालना। अरे यार ये तो थोड़ा सा लाइक ये गलती हो गया, ठीक है, इसको अपन थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब ये कैसे होता है मैं तुमको बताता हूँ। देखो ये कैसे होता है मैं तुमको बताता हूँ। यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि मैं तुमको एक बहुत प्यारी सी चीज बता दूं। जैसे मान लो मेरे पास किस किस का मिश्रण है ना, लास्ट वाला 11th वाला मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे मान लो मेरे पास है मैंने ले लिया एक नमक ले लिया। क्या ले लिया बेटा, मैंने नमक ले लिया। मैंने नमक लिया और नमक के साथ है मेरे पास क्या, नमक प्लस है मेरे पास मान लो रेत है। अब नमक और रेत को कैसे अलग करोगे, तो इन दोनों को घोला जाता है ना। किस में घोला जाता है, विलायक में, जल में घोला जाता है। ठीक है, जल में घोला जाता है। मतलब हमने जल जो हो गया यहाँ पर क्या है, विलायक है। जल जो है वो क्या है, विलायक है। जल जो है वो क्या है, एक विलायक है। तो एक बात बताओ, इसके अंदर जल के अंदर कौन घुल जाएगा, भैया नमक। तो हमें दो चीज प्राप्त होती है, एक प्राप्त होती है नमक का विलयन। अब जल में जब घोला जाता है तो नमक इसके अंदर घुल जाता है, रेत घुलती नहीं है। तो इसका हम करते हैं क्या, निस्पंदन। निस्पंदन का मतलब क्या होता है, निस्पंदन का मतलब सर सिंपल सा है कि हम इसको छानते हैं। तो निस्पंदन जब हम करते हैं, जब छानते हैं, तो हमें एक चीज देखने को मिलती है कि हमें एक तरफ तो मिलता है नमक का जल, नमक का पानी, नमक का जल, और एक तरफ हमें मिलती है रेत। भैया क्या मिलती है, रेत मिलती है। क्या मिलती है, रेत मिलती है। तो रेत को तो हमने अलग कर लिया भैया, और नमक के जल का क्या कर दो तुम लोग,
वाष्पन कर दो या वाष्पीकरण कर दो तो तुम्हें मिल जाएगा नमक अलग, और अगर हम बात करें जल अलग हो गया, नमक क्या हो गया, जल अलग हो गया, जो जल का पर डाला था। तो सबसे पहले नमक और रेत था, इसको जल में घोला तो भैया वो जल के अंदर घुल जाता है, घोला जाता है तो नहीं है, क्या बोलता है, नमक घुल जाता है। यहां पर लिख सकते हो तुम लोग, नमक जल में विलय होता है, नमक जल में विलय होता है, मतलब जल में घुल जाता है, विलय होता है। परंतु रेत विलय नहीं होता, विलय नहीं होता, विलय नहीं होता। ठीक है, बहुत प्यारी सी कहानी थी जिसके बारे में मैंने तुमको बताया है ना, इसको इजीली अच्छे से समझ लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चल अब हम बात करते हैं रासायनिक और भौतिक परिवर्तन, रासायनिक और भौतिक परिवर्तन। ठीक है, बढ़िया इजी बात करें। चलो तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, देखो कई सारे परिवर्तन हम आसपास अपनी देखा करते हैं, तो इसके एग्जाम्पल्स भी तुम लोगों से पूछे जा सकते हैं, तो मैं तुम लोगों को बताता हूं। देखो कई सारे परिवर्तन कैसे होते हैं, जैसे पानी को तुम उबाल रहे हो तो वहां पर उसकी भौतिक अवस्था परिवर्तित हुई, पहले H2O था अब H2O गैस हो गया। तो अगर मैं बात करूं जैसे कोई चीज ठोस से है ना, ठोस से अगर हम बात करें द्रव में बदल रही है, द्रव से कोई चीज किस में बदल रही है, गैस में बदल रही है ना, गैस से कोई चीज अगर हम बात करें द्रव में बदल रही है, द्रव से कोई चीज ठोस में बदल रही है, और जहां पर कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, कोई नई चीज नहीं बन रही है। जैसे अगर मैं बात करूं, मैं तुम लोगों से ये कह दूं कि पानी का जो सूत्र होता है वो H2O होता है, ये भी H2O है, और मान लो ये भी H2O है। अब जो बर्फ होती है वो सॉलिड होती है, बर्फ क्या होती है, सॉलिड होती है। सॉलिड का मतलब क्या होता है, ठोस, है ना। एक द्रव होता है लिक्विड, लिक्विड का मतलब क्या होता है L, और गैस का मतलब क्या होता है, हमारा गैस ही होता है। तो जब बर्फ था तो बर्फ था मान लो ठोस, पानी था लिक्विड, और जो हमारा जल वाष्प थी वो क्या थी, गैस। भाई यहां पर कोई नई चीज बन रही है क्या, बताओ, कोई चीज नई चीज बन रही है क्या, है कोई नई चीज बन रही है क्या, नहीं सर, है ना, नई चीज नहीं बन रही है सर। ये हमारा बर्फ है, ठीक है, बर्फ है अगर हम बात करें, ये हमारा जल है, और अगर हम बात करें ये हमारी जल वाष्प है। तो जहां पर सिर्फ अवस्था परिवर्तन हो रहा है, आकार में परिवर्तन हो रहा है, कोई चीज को काट रहे हो, तोड़ रहे हो, इन सारी चीजें हो रही थी, सारे के सारे हमारे क्या कहलाते हैं, भौतिक परिवर्तन। तो एक ऐसा परिवर्तन, पदार्थ की प्रकृति वही रहती है, सिर्फ भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। भौतिक गुण क्या होते हैं, जो बाहरी गुण हुआ करते हैं, उनमें अगर परिवर्तन होता है तो उसको हम बोला करते हैं भौतिक परिवर्तन। लेकिन जहां पर भाई पदार्थ की प्रकृति बदल जाए, जहां पर एक नई चीज बन जाए, कार्बन को जला दिया, कोई चीज जला रहे हो, है ना, लोहे में जंग लग रही है, खाना पक रहा है ना, कोई नई चीज बन रही है ना, दूध फट गया है, दूध से दही बन रहा है, इसको हम बोला करते हैं क्या, रासायनिक परिवर्तन। क्या बोला करते हैं, रासायनिक परिवर्तन। तो भैया भौतिक गुण में तो, भौतिक परिवर्तन में तो अणु की संरचना समान रहती है, H2O था H2O ही रहा, लेकिन इसमें क्या हो जाता है, अणु की संरचना क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो उदाहरण के लिए बर्फ पिघलना, पानी उबलना, इसके आ जाते हैं, और इसमें जैसे दही बनना, जंग लगना, श्वसन हो गया, कई सारे इसके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं जिसको तुम लोग देख सकते हो। तो एक समरी मैंने तुम लोगों को इस चैप्टर की दे दी बढ़िया तरीके से, ठीक है, तो इसको तुम लोग अच्छे से कवर कर लेना, ठीक है। आई होप नोट्स वगैरह भी तुम लोगों ने साथ साथ बनाए होंगे, ठीक है। तुम्हारे स्कूल में इससे ज्यादा तो नहीं आने वाला कुछ भी, ठीक है। हमने लगभग सारे पॉइंट्स को, लगभग क्या पूरे पॉइंट्स को हमने क्या करा है, यहाँ पर कवर करा हुआ है। तो भैया ये जो चीज थी इसको थोड़ा सा ध्यान रखना बढ़िया तरीके से। तो इसी के साथ मैं लूंगा आप सभी से विदा, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, पढ़ते रहिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।